हाँ भाई, आज हम डिस्कस करेंगे +1 फिजिक्स यूनिट सेकंड डी मोशन इन प्लेन। तो इसके अंदर हम करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? अब कोई भी पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, मूव करती है, और उसके साथ जो एक्सीलरेशन एसोसिएट होता है और जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली इनवर्ड, अलोंग द रेडियस बट इनवर्ड। तो ऐसे एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। So the acceleration which associated with a particle which move with a constant speed in a circular path and its direction is toward its center along the radius या radially inward, that is called the centripetal acceleration। कई बार आ जाता है centripetal acceleration होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो आप क्या बोलोगे? radially inward बोल दो, या आप कहोगे सर along the radius but toward the center। ठीक है, तो इसके बारे में हम करवाता हूँ, डेरिवेशन बताता हूँ इस तरह से। क्या है ये देखिए, ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है। ये पार्टिकल पहले यहाँ पर पी पॉइंट पर था, अब इसके बाद में क्यू पॉइंट पर चला जाता है। ये पहले पी पॉइंट पर था, अब ये क्यू पॉइंट पर चल जाता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करे। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो उसका मतलब क्या होता है? अब कोई भी पार्टिकल है, अब वो वेरिएबल स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक और चीज बता देता हूं मैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होता। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन माने अलोंग द टेंजेंट, डीवी अपॉन dt, वो नहीं होता है। और लीनियर मोशन के अंदर केवल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है, डीवी अपॉन dt, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। लेकिन ऐसी मोशन जिसके अंदर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करे और कांस्टेंट स्पीड ना हो उसकी, तो उसको तो हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों एक्सीलरेशन होते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होता है और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होता है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है टुवर्ड द सेंटर यानी अलोंग द रेडियस, और टेंजेंशियली क्या होता है? टेंजेंशियली होता है अलोंग द टेंजेंट। तो आप कहोगे सर इसका रिजल्टेंट क्या हो? रिजल्टेंट वही पैरेलल ग्राफ वाला लगा देंगे भाई, AC की स्क्वायर प्लस में AT की स्क्वायर, उसका हम क्या कर देंगे? रूट कर देंगे, क्योंकि दो वेक्टर हो गए ना, एक तो रेडियस के साथ है और एक टेंजेंट के साथ है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो दो वेक्टर एक ही पॉइंट पर काम कर रहे हैं, तो कौन सा लगा के हम उसको ऐड करते हैं? बाय पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन में केवल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों एक्सीलरेशन होते हैं, सेंट्रीपिटल भी और वो क्या नाम है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, चलो मैं ये बता रहा हूँ आपको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो ये इसके अंदर ये देखो, पार्टिकल है, ये डिस्टेंस r है, रेडियस r है, ये रेडियस r है। अब ये पार्टिकल p पॉइंट पर था तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड के अंदर डायरेक्शन को मेंशन कर रहे हैं। तो कोई भी पार्टिकल है, अब जब आप सर्कुलर पाथ में मूव करने लग रहे हैं, आप कहोगे सर हम स्कूटी चला रहे हैं और 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है, आपकी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन आपका टेंजेंट तो अलग है। एक पाथ करोड़ होते हैं आपकी तो डायरेक्शन बदल गई, और जो टेंजेंट होता है वो यानी कोई भी करोड़ पाथ होता है उसमें अलग अलग पॉइंट पर अलग टेंजेंट होता है। तो चाहे पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से क्यों ना चले, लेकिन वो करोड़ पाथ में चल रहा है, तो इसमें डेफिनेट उसके अंदर वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन भी है उसके अंदर। तो देखो पार्टिकल ऐसे गोल घूम रहा है, स्पीड कांस्टेंट है कोई बात नहीं, लेकिन गोल तो घूम रहा है, हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है नहीं हो रही। और वेलोसिटी का मतलब मैंने आपको बता रहा, स्पीड के अंदर यानी हम डायरेक्शन को मेंशन कर लें तो वो क्या बन जाती है? वेलोसिटी बन जाती है। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 होगी, ये डायरेक्शन होगी, इस पार्टिकल की ये वेलोसिटी इस पॉइंट पर पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? ये भी पहुंच जाती है। तो यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ 5 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड, तो डायरेक्शन तो अलग अलग है, अलग अलग, तो वेलोसिटी भी अलग अलग है। अच्छा जी, अब सेंटर पे इसने कितने एंगल बना रखा है? डेल्टा थीटा बना मान लेते हैं भाई, पी पॉइंट से यहाँ पर है तो है पार्टिकल, इसमें लिख लो आप, ये पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कौन सी मोशन है ये? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मीन इसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। अब इसको हम ऐसे करते हैं थोड़ा सा और आगे, ऐसे इस तरह से आप इस लाइन को बड़ी करने का प्रॉब्लम। ये देखो आप, इसको हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करता हूँ, मैं इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करता हूँ। अब पीछे प्रोड्यूस करता हूँ तो ये एंगल जो बढ़ेगा, यहाँ पर एंगल जो बढ़ेगा, यहाँ पर जो एंगल बढ़ेगा वो डेल्टा थीटा का बनेगा, ये बढ़ेगा एंगल। कैसे? देखो ये दो लाइन है, दो लाइन के बीच में कितने का एंगल? डेल्टा थीटा का एंगल है,
ठीक है। अब इस लाइन का टेंजेंट ये है, टेंजेंट भी नॉर्मल, और इस लाइन का टेंजेंट ये भी टेंजेंट ही तो है। तो दो लाइनों के बीच में मैथमेटिकल कंसेप्ट है, दो लाइनों के बीच में जो एंगल होता है वो उनके नॉर्मल के बीच के एंगल के बराबर होता है। ये याद रखना, ये +1 में 2 में भी आगे भी काम आएगा। दो लाइनों के बीच में ये लाइन और ये लाइन, तो इसका नॉर्मल ये होगा, इस लाइन का नॉर्मल ये होगा। तो दो लाइनों के बीच में जो एंगल है वो उनके नॉर्मल के बीच के एंगल के बराबर है। इसका मतलब ये डेल्टा थीटा और ये डेल्टा थीटा क्या होगा, बराबर होगा। अब इस पॉइंट को मान लिया हमने, तो थोड़ी देर के लिए इसको हम o डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, o डैश मान लेते हैं। अब ये पॉइंट क्या है, P है। चलो इसका डायग्राम मैं फिर अलग से बना देता हूँ, इसके आगे करके और ऐसे साइड में करके ऐसे बना देता हूँ, ये समझ जाओगे आप, ठीक है। तो ये है ऐसे, इस तरह से ऐसे, तो ये बना देते हैं। ये क्या है, V1 है, ये क्या है, V2 है, ये क्या है, डेल्टा V है, और ये क्या है, डेल्टा थीटा है। ये O पॉइंट होगी और ये P डैश हो गया और ये Q डैश हो गया। ये डायग्राम बना दिया, ये डायग्राम बना दिया। ये भी एक ही चीज है, एक ही चीज है, ऐसे करके आप बढ़ा सकते हो, नो प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ही चीज है, क्योंकि यही तो लाइन है, ये बनना। ये क्या है, O है, तो इसको हमने क्या मान लिया, O डैश मान लिया। ये P है, तो इसको हमने P डैश मान लिया। ये Q है, तो इसको हमने क्या मान लिया, Q डैश। तो हमें वो ट्रायंगल ले लिया। नाउ यूजिंग ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, O डैश P डैश Q डैश, O डैश P डैश Q डैश। हमें ये ट्राइंगल लेंगे, तो हमें पता है फार्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये मैथमेटिकल फार्मूला होता है। तो इसमें क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, ये मैथमेटिकल फार्मूला होता है, ठीक है। जब एंगल छोटा होता है, ये एंगल छोटा होता है, तो आर का मतलब ये होता है ऐसे, ऐसे लंबाई होती है, ये इस तरह सर्कल, इसे आर्क कहते हैं। तो जब एंगल छोटा होता है तो ये लंबाई और लीनियर लेंथ लगभग क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पर हमने एंगल क्या ले रखा, छोटा ले रखा है, इसलिए ये लंबाई और ये लंबाई लगभग क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर आएगा डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड दे देंगे, क्योंकि हम एंगल की बात कर रहे हैं और एंगल के अंदर डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे, इसलिए मैग्नीट्यूड दे देंगे इसका। और अपॉन में क्या करेंगे, रेडियस, रेडियस तो कोई समझ लो, O डैश P डैश ले लो या O और Q डैश। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, रेडियस की क्या करोगे, V और V डैश ही मान लेते हैं, कोई बात नहीं है, ये ले लेते हैं V ले लेते हैं। मैं साइड में लिख दूंगा पहले, ये है V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू, हम किसके बराबर ले सकते हैं, V के बराबर मान सकते हैं। देखो मैंने मॉडुलस कर दिया, मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन स्पीड। तो स्पीड तो मैं स्टार्टिंग में कह रहा हूँ, और स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी स्पीड, ये स्पीड तो बराबर ही है। देखो मॉडुलस करते ही स्पीड में चल जाता है, तो यहाँ पर स्पीड और यहाँ पर स्पीड क्या है, बराबर है। तो V1 का मैग्नीट्यूड V2 का बराबर है। हमने किसके बराबर मान लिया, थोड़ा सिंपल करने के लिए V के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मान लेते हैं, V के बराबर। तो ये फार्मूला हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा V अपॉन में V, ऐसा भी हम फार्मूला लिख सकते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर, समझ में आ गया। तो मैं ऐसे कर सकते हैं, भाई एंगल होता है ना, एंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, रेडियस ये यही तो रेडियस डायग्राम है, तो यही तो रेडियस है, लेकिन एंगल छोटा है तो ये लंबाई बराबर है, तो ये डेल्टा V है। ये हम एंगल की बात करें, एंगल का मतलब डायरेक्शन को यहाँ से हटानी पड़ेगी, हटानी का उनका मॉडुलस करते हैं। स्पीड यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर कहीं पर चल जाओ, स्पीड तो हर एक पॉइंट पर क्या है, एक जैसी है, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब हम करते हैं इसके अंदर ट्राइंगल एक बोल लेते हैं, एंड यूजिंग ट्राइंगल, अब दूसरे ट्राइंगल लो OPQ, ये ट्राइंगल है OPQ। OPQ के अंदर भी वही कंसेप्ट लगाएंगे, एंगल इज इक्वल टू, वैसे भी एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। अब ये लेंथ जो है इसको डेल्टा एल मान लो, ये डेल्टा है, ये डेल्टा एल ले लेता हूं मैं, ये जो लंबाई है ना, ये यहां से यहां तक की जो लंबाई है, इसको हमने क्या ले लिया, डेल्टा एल। क्या ले लिया इसको, डेल्टा एल। तो एंगल इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। आपने फिर वही बता रहा हूं, एंगल छोटा है ये, तो ये लेंथ ऑफ आर्क और ये लंबाई, ये सीधी से सीधी लंबाई, लगभग दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेल्टा करते हैं भाई, लेंथ ऑफ आर्क तो ये इसे कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, और लीनियर लेंथ ये, लेकिन एंगल छोटा है तो लेंथ ऑफ आर्क और लीनियर लेंथ होती है वो नियर अबाउट सेम होती है, तो
ये हो गया। रेडियस ले लो, यहाँ से यहाँ तक ले लो, ये यहाँ से रेडियस ही दोनों की दोनों, तो अपन हम क्या कर देंगे रेडियस। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सेकंड मान लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखो सेकंड डेल्टा थीटा है बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू उस इक्वेशन थी शायद डेल्टा भी था, शायद डेल्टा v अपॉन में v इज इक्वल टू किसके बराबर है, डेल्टा l अपॉन में r। अब इसकी डायग्राम में जरूरत नहीं है, इसको बिठा दो। अब ये देखो डेल्टा v है, तो यहाँ पर कर देंगे डेल्टा v अपॉन में v इज इक्वल टू डेल्टा l अपॉन में r। ठीक है, अब हमें क्या करना है, v इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये क्या नाम है, डेल्टा v इक्वल टू, ये अपना फार्मूला हो गया डेल्टा r अपॉन में r के बराबर हो गया। ठीक है, और v किसके बराबर होता है, v इक्वल टू अपना होता है डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, और डेल्टा थीटा किसके बराबर होता है, एक और भी फार्मूला होता है यहाँ, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा इनटू में t, एक और भी फार्मूला होता है। इसके बाद हम कर लेंगे यहाँ से करते हैं, ये कर लो आप, दूसरा फार्मूला करते हैं एंड डेल्टा थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है अपना ओमेगा इनटू में डेल्टा t, ये भी मैथमेटिकल फार्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा t, ये इसके बराबर है। और इसके इक्वेशन नंबर, इसको हम सेकंड मान लेंगे, ये फार्मूला होता है, इसको इक्वेशन सेकंड करें, ये भी होता है, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी, ये भी फार्मूला होता है, ये भी ठीक है, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा l अपॉन में r भी होता है, और ये भी फार्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी होता है, चेंजिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये अपनी कंसेप्ट करते हो, अब करो यहाँ पर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट इक्वेशन कितनी थी अपनी, ये थी डेल्टा v अपॉन में v इज इक्वल टू किसके बराबर है, ओमेगा इनटू में डेल्टा t, ओमेगा इनटू में डेल्टा t के बराबर। ठीक है, अब v को परली साइड ले जाओ, तो डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t इज इक्वल टू ओमेगा इनटू में v, और ये हमें पता है डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t है, ये किसके बराबर होता है, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बराबर होता है। इससे भाई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, एक्सीलरेशन तो होता है और क्या होता है, लेकिन यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो AC इज इक्वल टू ओमेगा इनटू v, ये आपको फार्मूला ये करना, ठीक है। इसको किसकी ओमेगा के टर्म में, v का मतलब होता है लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा का मतलब क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, और एक रिलेशन होती है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है v अपॉन में r होता है, ये मैथमेटिकल फार्मूला होता है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं भाई v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा इनटू में r, ये रिलेशन होती है, ये रिलेशन होती है, v इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू में रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये काम आएगी, आगे भी काम आएगी, ये आपने याद रख लेना। तो ये चीज आप यहाँ चेंज कर सकते हो, ओमेगा की जगह चेंज कर सकते हो। तो AC इक्वल टू अपना क्या बनेगा फार्मूला, AC इक्वल टू हो गया जी अपना v की जगह तो v अपॉन में r इनटू में v, ये फार्मूला बन गया AC इक्वल टू v की स्क्वायर अपॉन में r, ये हमें तुमको पता है, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, ये मैथमेटिकल फार्मूला होता है। नीचे एक दो फार्मूला को लिख देता हूं, v बराबर ओमेगा गुना में r भी होता है, और 2 पाई न्यू भी होता है, और 2 पाई बाई t इनटू में ये तो आ रहा है 2 पाई न्यू इनटू में r भी होता है, और इज इक्वल टू होता है 2 पाई और अपॉन में t और इनटू में r भी होता है। ठीक है, क्यों, ये फार्मूला है, ये अगर भाई याद कर लेना, ये फार्मूला ऊपर भी लिखा है वही है, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई t होता है। ठीक है, या 2 पाई न्यू, क्योंकि 1 बाई t किसके बराबर है, न्यू के बराबर, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी। बेटा कई फार्मूले पढ़ते हैं इसके, जैसा भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गई, v और ओमेगा दे रखा है तो ऐसे कर लेना, v और r दे रखा है ये फार्मूला लगा देना। आपको सर पाई न्यू दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो ओमेगा लगा देना, एंगुलर वेलोसिटी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, और एक सिंपल फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो
तो फिर ये चेंज कर दिया इसने 2 पाई न्यू और इनटू में क्या करते हैं इसको इनटू में हम यहाँ पर क्या लगाते हैं इसके अंदर आर करते हैं। ठीक है, तो ये अपना ये फार्मूला बनेगा। ये वी का फार्मूला है सारे वी इक्वल टू ओमेगा 2 पाई न्यू इनटू आर 2 पाई बाय टी इनटू में कैपिटल आर और ओमेगा इक्वल टू दिस होता है। ठीक है भाई, थैंक्स।